वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ में पप्पू खान। आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है एंजाइम्स, जिसे हम जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक। एंजाइम या जैव उत्प्रेरक, क्या बोलेंगे? जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक। देखिए, एंजाइम को समझने से पहले कुछ बातें हम बता रहे हैं आपको। कुछ जो जीवित कोशिका, जो सजीव होते हैं, उन सजीवों के अंदर जो कोशिका होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती हैं। और वो उपापचय क्रियाएं विभिन्न तापमान पर, अलग अलग तापमान पर, अलग दाब पर, अम्ल पर, क्षार पर, यानी कि अम्लीयता पर, क्षारीयता पर, या हम कह सकते हैं टेम्परेचर पर, या हम कह सकते हैं प्रेशर पर क्या करती हैं? निर्भर करती हैं। ये जो कोशिका के अंदर जो उपापचय क्रिया होती है, जिन्हें हम जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव रासायनिक क्रिया। कोशिका के अंदर क्या होता है? जैव रासायनिक क्रिया होती है। जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं? जैव रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया होती है, चूंकि वो सजीवों के अंदर हो रही है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हम जैव रासायनिक क्रिया कह रहे हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं इनको। क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल्स रिएक्शंस बोलते हैं। अब ये जो जैव रासायनिक क्रिया होती है, ये तापमान पर, ये हम कह सकते हैं दबाव पर, या हम ये कह सकते हैं ये अम्लीयता पर, या हम ये कह सकते हैं क्षारीयता, इन पर निर्भर करती है। यानी कि जो जैव रासायनिक क्रिया होती है, ताप पर प्रभावित हो, ताप से प्रभावित होती है, दाब से प्रभावित होती है, अम्लीय गुण से प्रभावित होती है, क्षारीय गुण से प्रभावित होती है। नेचर से, एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर पे क्या करती है? ये संपन्न होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है जीवों में जो अम्लीय प्रभाव में संपन्न होती है, और कुछ क्या होती हैं? वो क्षारीय प्रभाव में संपन्न होती है। ठीक। अब क्या होता है? इनकी जो मात्रा होती है वो हमें अधिक मात्रा में ली जाती है, अति या तीव्र अवस्था ली जाती है इनकी, अति या तीव्र अवस्था में इनको लिया जाता है, तापमान को। तब जाकर क्या होती है? ये जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। लेकिन अगर इन कंडीशंस को हम, अति या तीव्र को, किसी अन्य विकल्प की सहायता से हम अलग कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसको हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? जीवों के अंदर कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जीवों के अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं। कैसी नेचर के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। यानी प्रोटीन प्रकृति यानी कि प्रोटीनी पदार्थ होते हैं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर जीवों के अंदर या कोशिकाओं के अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो कि कैसे होते हैं? प्रोटीन ये प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? प्रोटीनीय प्रकृति के होते हैं। ये जो कार्बनिक पदार्थ है, इनकी जो सूक्ष्म मात्रा होती है, वो सूक्ष्म मात्रा ही क्या कर देती है? इन जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने में सहायक होती है, एक तरह से संपन्न कर देती है। इनकी जो सूक्ष्म मात्रा, किनकी मात्रा? सूक्ष्म मात्रा। इन कार्बनिक प्रोटीनीय पदार्थ जो होते हैं, इनकी सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति से ही ये जैव रासायनिक क्रिया आसानी से क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो एंजाइम जो होते हैं, वो एंजाइम क्या है? हमारे पास कार्बनिक प्रोटीनीय प्रकृति वाले पदार्थ हैं। कार्बनिक प्रोटीनीय प्रकृति वाले पदार्थ हैं, जो कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने में भाग लेते हैं, एक तरह संपन्न करने में सहायक होते हैं। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं, वे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, वे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
एंजाइम कहलाते हैं। अब ये जो एंजाइम होते हैं, अगर इनकी नेचर देखी जाती है, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम ये मतलब एंजाइम कैसी प्रकृति के होते हैं? प्रोटीनी प्रकृति के, प्रोटीनी प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ कैसी प्रकृति के होते हैं? ये जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। कैसी मात्रा में होती है इनकी आवश्यकता? सूक्ष्म मात्रा में। और आसानी से क्या करते हैं? जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कर देते हैं। जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या कर देते हैं? ये संपन्न कर देते हैं। एक तरह से उनको प्रेरित कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। हमने आपको देखा होगा, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये 10वीं यहाँ पर पढ़ा होगा, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, या तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? अधिक कर देते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये प्रोटीनी प्रकृति कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक। क्या कहते हैं इनको? जैव उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे इनको? जैव उत्प्रेरक बोलेंगे। तो जैव उत्प्रेरक मतलब बायो कैटलिस्ट। इन्हें क्या बोलेंगे हम? बायो कैटलिस्ट बोलेंगे या जैव उत्प्रेरक बोलेंगे, क्योंकि ये जैव रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये तो हमने अभी आपको बताया कि उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक ये क्या चीज़ है। कोशिकाओं के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए तापमान की आवश्यकता होती है, दाब की आवश्यकता होती है, अम्लता की और क्षारीयता की अति और तीव्र अवस्था आवश्यकता होती है। अगर ये अवस्था को रिप्लेसमेंट करना चाहें तो पदार्थ जो हमारे पास कोशिका के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं। उन प्रोटीनी प्रकृति के पदार्थों की उपस्थिति से जैव रासायनिक अभिक्रिया बिना तापमान, बिना दाब, बिना अम्लीय, बिना क्षारीय अवस्था के भी क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती हैं। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं या जरूरत होती है इनकी, ये क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक, या फिर क्या कहलाते हैं? एंजाइम। क्या बोलते हैं इनको? एंजाइम या किण्वक भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? किण्वक। क्या बोलेंगे इनको? किण्वक, एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एंजाइम के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि भाई यहाँ पर डिटेल में एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सामान्य परिचय था एंजाइम का। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं परिभाषा की। क्या बात कर लेते हैं? परिभाषा। वे प्रोटीनी प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करते हैं, अर्थात दर को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। क्या कहलाएंगे? जैव उत्प्रेरक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जैव उत्प्रेरक। अब हम यहाँ पर ये बात देख लेते हैं, ये जो हमने अभी नेचर बताई हमने आपको, ये प्रोटीनी प्रकृति के, तो सभी जो एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं। किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि भाई सभी एंजाइम जो होते हैं कैसी प्रकृति के होते हैं? प्रोटीनी प्रकृति के, प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती है।
एक और ख़ास बात, एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन की प्रकृति का नहीं होता। बहुत बार कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है कि वह उस एंजाइम का नाम बताइए जो कि प्रोटीनी प्रकृति का नहीं होता है। वो है राइबोजाइम एंजाइम। कौन सा है? राइबोजाइम एंजाइम प्रोटीनी प्रकृति का नहीं है, प्रोटीनी प्रकृति का नहीं है भाई। कौन सा एंजाइम? राइबोजाइम, RIBOZYM। राइबोजाइम एंजाइम जो होता है वो कैसा है? RNA नेचर का है, RNA प्रकृति का, RNA। राइबोजाइम एंजाइम जो है किसके संबंधित है? RNA से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो राइबोजाइम एंजाइम है प्रोटीन प्रकृति का एंजाइम है, नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, उत्प्रेरक या एंजाइम की एक हिस्ट्री देख लेते हैं हम। यहाँ पे इसका इतिहास देख लेते हैं कि भाई किस प्रकार एंजाइमों की खोज हुई है। सबसे पहले कौन सा एंजाइम खोजा गया है, किसके द्वारा खोजा गया है, किसके द्वारा इनका नाम दिया गया है ना, और वर्तमान स्वरूप क्या है एंजाइमों को, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एंजाइमों का इतिहास, तो एंजाइमों के इतिहास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एंजाइम से संबंधित कई सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एंजाइम के बारे में बताया है। सबसे पहले 1835 में, सबसे पहले 1835 में एक वैज्ञानिक हुआ है बर्जलियस। कौन सा वैज्ञानिक हुआ है? बर्जलियस। इस बर्जलियस ने क्या है, कुछ ऐसे पदार्थों की खोज की है जो कि जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या करते हैं? वो प्रभावित करते हैं, दर को निर्धारित करते हैं, एक तरह से कम करते हैं या अधिक करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को खोजा है किसने? बर्जलियस ने खोजा है 1835 में, और उन्हें किसके रूप में खोजा है? जैव उत्प्रेरक के पदार्थ के रूप में, बायो कैटलिस्ट के रूप में। किसके रूप में? बायो कैटलिस्ट के रूप में बर्जलियस ने कुछ पदार्थों की खोज की जो कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, एडवर्ड बुकनर एक वैज्ञानिक आता है जो कि यीस्ट कोशिकाओं से, कौन सी कोशिकाओं से? यीस्ट कोशिकाओं से। यीस्ट कोशिकाएं जो होती है, इन यीस्ट कोशिकाओं से, कवक कोशिकाओं से जाइमेज एंजाइम की खोज करता है। कौन सा एंजाइम की खोज करता है? जाइमेज एंजाइम। सबसे पहले जाइमेज एंजाइम की जो खोज की है यीस्ट कोशिकाओं से, वो किसने की है? एडवर्ड बुकनर ने की है। नेक्स्ट, विलियम कोहेन आता है एक वैज्ञानिक, विलियम कोहेन। ये विलियम कोहेन जो है, इन जो जैव उत्प्रेरक जो है पदार्थ हैं, इनको क्या नाम देता है? एंजाइम। क्या नाम देता है इनको? एंजाइम। तो एंजाइम शब्द का जो प्रयोग किया है सबसे पहले वो किसने किया है? विली कोहेन ने किया है। किसने किया है? विली कोहेन ने किसका शब्द का प्रयोग किया है? एंजाइम शब्द का। किसके लिए किया है? बायो कैटलिस्ट के लिए, जैव उत्प्रेरक के लिए किस शब्द का उपयोग किया है? एंजाइम शब्द का उपयोग किया। नेक्स्ट, JB सुमनर एक वैज्ञानिक आता है, वो क्या करता? यूरियज एंजाइम का क्रिस्टल प्राप्त करता है। यूरियज एंजाइम का क्या है? लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर किसके क्रिस्टल प्राप्त करता है? यूरियज एंजाइम के। यूरियज एंजाइम यूरिया से संबंधित है, यूरिया के उपापचय से संबंधित एंजाइम है यूरियज एंजाइम। तो यूरियज एंजाइम का सबसे पहले जो क्रिस्टल प्राप्त किए हैं, क्रिस्टलीय फॉर्म प्राप्त किए, वो किसने किए? JB सुमनर ने। तो हम यह कह सकते हैं कि यूरियज की खोज किसने की है? एक तरह से यूरियज को किसने प्राप्त किया है? JB सुमनर ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सुमनर, नॉर्थरॉप। इन्होंने क्या है, ये जो एंजाइम होते हैं जिनको हम जैव उत्प्रेरक कह रहे हैं, इनकी प्रकृति के बारे में बताया। प्रकृति क्या बताया कि ये कैसे प्रकृति के होते हैं? प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं, कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं। न तो कार्बोहाइड्रेट प्रकृति के होते हैं, न ही वसा प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन। यानी कि ये जो एंजाइम है किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किसने बताया? ये सुमनर ने, नॉर्थरॉप ने। आगे चलकर इनके साथ एक वैज्ञानिक और हुआ है, स्टेनले मिलर। इसने और नॉर्थरॉप और सुमनर ने इस प्रोटीनी प्रकृति के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है, और इस अध्ययन के लिए उन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला है। एंजाइम की प्रोटीनी प्रकृति बताने के लिए 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला है। सुमनर है, नॉर्थरॉप और स्टेनले है, इन तीनों को क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। अब हम बात करते हैं आगे चलकर। भाई हमने ये तो देख लिया कि एंजाइम जो होते हैं प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं,
लेकिन बाद में पता चला कि कुछ एंजाइम होते हैं जो कि कैसे होते हैं, प्रोटीनी प्रकृति के नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अप्रोटीनी प्रकृति। क्या कह सकते हैं हम, अप्रोटीनीय प्रकृति कह सकते हैं। उनके बारे में जो बताया गया है वो सेक और आल्टमान के द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा बताया है, सेक या आल्टमान, या चेक भी बोल सकते हैं, CECH, सेक या चेक बोलते हैं इसको। चेक और आल्टमान ने क्या है, एक ऐसे एंजाइम की खोज की है जो कि कैसा है, अप्रोटीनीय प्रकृति का है, जिसकी नेचर प्रोटीन ही नहीं होती है, प्रोटीन से नहीं बना होता है। और उस एंजाइम का नाम क्या दिया उन्होंने, राइबोजाइम। क्या नाम दिया उन्होंने, राइबोजाइम नाम दिया। और ये जो राइबोजाइम एंजाइम है, इसका कार्य क्या है, ये आरएनए उत्प्रेरकीय अणु है, यानी कि आरएनए की जो उपापचय क्रिया होती है उनको क्या करता है, ये उत्प्रेरित करता है, इसलिए इसे आरएनए उत्प्रेरकीय अणु भी कहा गया है। किसको, राइबोजाइम को। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होते हैं वहाँ पर क्या है, या फिर आरएनए से आरएनए का निर्माण जो होता है वहाँ पर ये जो है हमारे पास राइबोजाइम एंजाइम जो है ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, यानी कि अभिक्रिया की दर को क्या करता है, निर्धारित करने का कार्य करता है। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ एंजाइम को जो हिस्ट्री है उसमें वैज्ञानिक आ रहा है ब्रिजलियस ने क्या है, इसको जैव उत्प्रेरक के पदार्थ के रूप में पहचाना है, किसको, एंजाइम को। नेक्स्ट आता है बुकनर ने क्या, जाइमेन एंजाइम खोज की है, किस में खोज की है, यीस्ट कोशिकाओं से। नेक्स्ट कोए ने, इसने एंजाइम शब्द का उपयोग किया है। नेक्स्ट सुमनर जो है उसने यूरियज एंजाइम को क्रिस्टल प्राप्त किए हैं, प्रैक्टिकली प्रयोगशाला के अंदर क्या है, क्रिस्टल प्राप्त कर लिए। सुमनर है, नॉर्थरोप और ये जो हमारे पास स्टेलन है, इन्होंने क्या है, एंजाइम की प्रोटीनी प्रकृति को बताया, जिसके कारण इनको क्या मिला है, आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला है, विज्ञान जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार। और सेक और आल्टमान जो है उन्होंने एक ऐसे एंजाइम की खोज की जो कि अप्रोटीनी प्रकृति का होता है, जो कि प्रोटीन से नहीं बना होता। उस एंजाइम का नाम क्या है, राइबोजाइम। और ये जो राइबोजाइम होता है ये आरएनए उत्प्रेरक अणु की तरह कार्य करता है, यानी कि आरएनए के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, ये हमारे पास एंजाइम की हिस्ट्री हुई। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ये पूछ लिया जाता है ब्रिजलियस के ऊपर, या अक्सर ये पूछ लिया जाइमेज एंजाइम की खोज किसने की, किसमें की, ये पूछ लिया जाता है। या यूरियज के क्रिस्टल किसने प्राप्त किए, या ये पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन प्रकृति को बताने वाले कौन सा एंजाइम है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है हमारे पास राइबोजाइम कि ऐसे एंजाइम का नाम बताए जो कि प्रोटीन ही होता है, यानी कि जो प्रोटीन प्रकृति का नहीं होता है। कौन सा एंजाइम है, राइबोजाइम। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन, उस एंजाइम का नाम बताए जो कि क्या है, प्रोटीन प्रकृति का नहीं होता है। कौन सा एंजाइम है, राइबोजाइम एंजाइम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम की संरचना। किसके बारे में बात करेंगे, एंजाइम की संरचना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एंजाइम की संरचना के बारे में। एंजाइम की संरचना के लिए हमने पहले भी बताया था सामान्य परिचय के अंदर, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटीन ही प्रकृति के होते हैं, अपवाद छोड़कर। एक अपवाद है हमारे पास राइबोजाइम एंजाइम, जो कि प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन सारे एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन ही प्रकृति के होते हैं। हमने ये बताया था कि जो एंजाइम होते हैं कैसे होते हैं, प्रोटीन ही प्रकृति के होते हैं। किसको छोड़कर, राइबोजाइम को छोड़कर। हमने ये भी आपको बताया था कि सारी जो प्रोटीन होती है वो एंजाइम नहीं होती। तो हमने ये एक सेंटेंस लिखा है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस। ऑल एंजाइम्स आर कैसे होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं, प्रोटीन ही प्रकृति के होते हैं। बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। सारे जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन ही प्रकृति के होते हैं, लेकिन सारी प्रोटीन एंजाइम में नहीं होती है। ठीक है, किसको छोड़कर, एक अपवाद है हमारे पास, एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो है राइबोजाइम। ये कैसा है, आरएनए नेचर का है, आरएनए उत्प्रेरक अणु की तरह कार्य करता है, अप्रोटीन पार्ट है ये हमारे पास। हम नेक्स्ट कुछ एंजाइम हमारे पास जैसे पेप्सिन है, यूरियज है, टोटल प्रोटीन है, इंसुलिन है। इंसुलिन तो क्या हार्मोन में आ जाएगा यहाँ पर। हम पेप्सिन है, यूरियज एंजाइम है, पेप्सिन है, यूरियज एंजाइम है, ट्रिप्सिन है। ठीक है ना, ये जो एंजाइम हमारे पास कैसे हैं, प्रोटीन ही प्रकृति के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो एंजाइम होते हैं, इस एंजाइम के दो पार्ट होते हैं। एंजाइम के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है एपो एंजाइम और दूसरा होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर का मतलब होता है सहकारक। क्या होता है, सहकारक। एपो एंजाइम और सहकारक। एपो एंजाइम जो होता है ये पूर्णतः प्रोटीन से निर्मित होता है, पूर्णतः प्रोटीन से निर्मित। किससे निर्मित होता है, पूर्णतः प्रोटीन से निर्मित होता है। और जो सहकारक होता है ये क्या है, अप्रोटीनीय भाग है, अप्रोटीनीय भाग।
एप्रोटीनी भाग है। ये कोई एंजाइम हमारे पास देखेगा, ये एंजाइम है, इस एंजाइम के अंदर हमारे पास ये पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारे पास ये है सहकारक। क्या है ये? सहकारक। और ये क्या है? एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम तो किससे बना होता है? प्रोटीन से। और ये क्या है? एप्रोटीन। अगर संरचना देखी जाए तो एंजाइम की दो पार्ट हैं, एक तो एपो एंजाइम और दूसरा क्या है? सहकारक। एपो एंजाइम जो है वो प्रोटीनी भाग है और सहकारक वो है एप्रोटीनी भाग। ठीक है, इसको हमने अब ये टोटल जो एंजाइम है इसे कहते हैं हम होलो एंजाइम। क्या बोलेंगे इसको? होलो एंजाइम बोलेंगे। होलो एंजाइम जो है हमारे पास उसके दो पार्ट हैं, एक तो एपो एंजाइम और एक क्या है? कोफैक्टर। एपो एंजाइम पूर्णतः किससे निर्मित हुआ है? प्रोटीन से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो प्रोस्थेटिक समूह है, प्रोस्थेटिक समूह है, एक हमारे पास को एंजाइम है और एक है एक्टिवेटर। प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम और सक्रियक, ये जो है ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक अणु होते हैं। क्या होते हैं ये? कार्बनिक अणु होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? कार्बनिक नेचर के होते हैं, जैसे साइटोक्रोम है, फ्लेवोप्रोटीन है। ये जो हमारे पास हैं ये किसकी तरह कार्य करते हैं? प्रोस्थेटिक समूह की तरह कार्य करते हैं। कैसे हैं ये? एप्रोटीनी भाग। कैसे हैं ये? एप्रोटीनी भाग है। कोएंजाइम दूसरे हमारे पास कोएंजाइम जो होते हैं, जैसे NAD है, NADP है, FAD है, कोएंजाइम A, निकोटिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इनके जो ये जो हमारे पास NAD है, NADP है, FAD है, कोएंजाइम A है, ये सब किसकी तरह कार्य करते हैं? सह एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करेंगे? सह एंजाइम की तरह कार्य करेंगे। ये भी क्या है? अप्रोटीनी प्रकृति के होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन से निर्मित नहीं होते। यानी कि एंजाइम का जो भाग है, कंप्लीट भाग है, उसका जो अप्रोटीनीय भाग है वो किस में डिवाइड किया गया है? कोफैक्टर में। और कोफैक्टर को आगे कितने भागों में डिवाइड किया है? तीन में। प्रोस्थेटिक समूह, कोएंजाइम और एक्टिवेटर। प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक अणु, कोएंजाइम NAD, NADP, FAD कोएंजाइम है। और एक्टिवेटर, एक्टिवेटर के अंदर आते हैं धातु आयन। क्या आते हैं? धातु आयन आते हैं। और ये धातु आयन होते हैं, आयरन हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये मैग्नीज हो गया, ये मोलिब्डेनम हो गया। ये जो क्या करते हैं? एक तरह से सक्रियक की तरह कार्य करते हैं, एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाने का या घटाने का कार्य करते हैं। एंजाइम सक्रियक की तरह कार्य करते हैं ये। तो यहाँ पर हमारे पास तीन पार्ट हैं, किसके? कोफैक्टर के। ओवरऑल हम देखें तो एंजाइम को क्या कह सकते हैं? होलो एंजाइम। स्ट्रक्चरली भी यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? एंजाइम को होलो एंजाइम। होलो एंजाइम के दो पार्ट हैं, एक तो हमारे पास एपो एंजाइम है और दूसरा है हमारे पास कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम कह रहे हैं सहकारक। क्या कह रहे हैं? सहकारक। अब सहकारक जो है हमारे पास वो तीन भागों में डिवाइड है, प्रोस्थेटिक समूह है, कोएंजाइम है और एक्टिवेटर है। ठीक है ना? तो प्रोस्थेटिक समूह होता है कार्बनिक अणु, वो तो कैसे है? कार्बनिक अणु। यहाँ पर बस कोएंजाइम है, वो हमारे पास एक कार्बनिक अणु है एक प्रकार से, लेकिन NAD, NADP, FAD मध्यवर्ती ऊर्जोत्पाद है ये हमारे पास। नेक्स्ट हम एक्टिवेटर की बात करें तो धातु आयन के रूप में। तो ओवरऑल हम ये देखें, जो एंजाइम होता है वो एंजाइम जो हमारे पास संरचना है एंजाइम की, ये संरचना एंजाइम की है। अब इसमें एंजाइम में ये जो संरचना है हमारे पास, ये जो संरचना है ये कहलाती है सहकारक और बाकी का जो कहला रहा है एपो एंजाइम। और टोटल ये हमारे पास कहते हैं होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, प्लस क्या हो जाएगा? कोफैक्टर। होलो एंजाइम का मतलब क्या है हमारे पास? एपो एंजाइम प्लस है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर जो है हमारे पास उसको तीन भागों में डिवाइड किया। एपो एंजाइम है वो केवल एक ही भाग है और किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि एंजाइम की जो संरचना होती है उसके दो पार्ट हो सकते हैं, एक तो प्रोटीनी भाग और एक है अप्रोटीनी भाग। जरूरी नहीं सभी एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो टोटली किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन जो प्रोटीन के नहीं बने होते कंप्लीटली उनको हम क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम में दो पार्ट डिवाइड होते हैं, एपो और कोफैक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार ये एंजाइम की संरचना के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, इस वीडियो के अंदर आज इतना ही। बहुत छोटा, थोड़ा समय और है अभी हमारे पास 2-3 मिनट का। वीडियो समाप्त करने से पहले थोड़ा सा एक डिस्कस और कर लेते हैं हम यहाँ पर। एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम
ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो एक निश्चित ऊर्जा धारण करके, निश्चित ऊर्जा प्राप्त करके ही क्या है वो प्रोडक्ट में बदलती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो कोई अभिकारक होता है वो अभिकारक के निश्चित ऊर्जा प्राप्त करके ही किस में बदलता है, उत्पाद में बदलता है। ये आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा या 10वीं में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि भाई अभिक्रियाएं जो होती हैं उन अभिक्रियाओं के अंदर अभिकारक किस में बदलते हैं, उत्पाद में। यहाँ चूंकि जीवों के अंदर या जीवित कोशिकाओं के अंदर अभिक्रिया हो रही है इसलिए इनको हम क्या कह रहे हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया। जो आउट ऑफ बॉडी होती है उन्हें हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। भाई अभिक्रिया कोई भी हो, चाहे जैव रासायनिक अभिक्रिया हो या रासायनिक अभिक्रिया हो, उन सब में क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद होते हैं। अभिकारक किस में बदलता है, उत्पाद में बदलता है। तो अभिकारक तभी बदलता है उत्पाद में जब वो उसको एक निश्चित ऊर्जा प्राप्त होती है और उस निश्चित ऊर्जा को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेशन ऊर्जा। एक्टिवेशन ऊर्जा बोलते हैं। ये जो सक्रियण ऊर्जा है, ये सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करके ही क्या है, अभिकारक जो होता है वो किस में बदलता है, उत्पाद में बदलता है। किस में बदलेगा, उत्पाद में। अब इस ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है। मैंने बताया अभी थोड़ी सी पहले कि सामान्य अवस्था में अगर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हों बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो उनके लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। वो तापमान हमारी बॉडी के द्वारा प्रोवाइड नहीं हो सकता, उपलब्ध नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है, उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ी है। इसलिए क्या है, हमारे शरीर के अंदर क्या पाए जाते हैं, उत्प्रेरक पाए जाते हैं। तो यहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको प्राप्त करने के लिए हमें टेम्परेचर या तापमान की आवश्यकता होती है, वो तापमान उपलब्ध नहीं हो पाता। अब एंजाइम क्या करता है, ये सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है। एंजाइम क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे क्या है, अभिकारक क्या है, आसानी से उत्पाद में बदल जाता है। अभिकारक किस में बदल जाता है, आसानी से उत्पाद में। देखिए दो कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। एक तो हमारे पास ये तो हमारे पास क्या है, एंजाइम की अनुपस्थिति में ये हमारे पास अभिकारक है और ये उत्पाद है। यहां पर हमारे पास क्या है, अभिकारक, और यहां हमारे पास क्या है, उत्पाद। अब ये जो एनर्जी प्राप्त की है इसने, ये कहलाती है इसकी सक्रियण ऊर्जा। क्या कहला रही है ये, सक्रियण। किसकी अनुपस्थिति में, एंजाइम की अनुपस्थिति में। अब अगर हम एंजाइम की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को कराएं तो ये अभिकारक और ये उत्पाद, देखिए ये अभिकारक और ये उत्पाद। देखो जो एनर्जी थी हमारे पास ये क्या है, अब हमारे पास सक्रियण ऊर्जा। ये जो सक्रियण ऊर्जा प्राप्त हुई, ये जो हमारे पास सक्रियण ऊर्जा प्राप्त हुई, ये तो है एंजाइम की उपस्थिति में और ये है एंजाइम की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर तो देखेगा सक्रियण ऊर्जा का मान कितना है, ज़्यादा, और यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा का मान क्या है, कम। तो ये जो एंजाइम जो होते हैं ना, अभिक्रियाओं के दौरान क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे अभिकारक आसानी से किस में बदल जाता है, उत्पाद में। अभिकारक आसानी से किस में बदल जाता है, उत्पाद में। अगर एंजाइम अनुपस्थित हो तो इस सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ताप की जरूरत पड़ेगी, और वो ताप हमारी बॉडी में उपलब्ध होता नहीं है। ऐसे में क्या है, हमारे शरीर के अंदर एक अडेप्टेशन है एक तरह की, उसके कारण क्या होता है, एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है तो आसानी से अभिकारक किस में बदल जाता है, उत्पाद। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि एंजाइम की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर एंजाइम की जरूरत इसलिए पड़ी कि एंजाइम क्या करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान सक्रियण ऊर्जा का मान को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे आसानी से जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, संपन्न हो जाती हैं। ठीक है, आसानी से जैव रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे आगे चलकर एंजाइम के बारे में, वो हम बात करेंगे एंजाइम की विशिष्ट गुण, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, आज इतना ही, ठीक।